वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल यूनिटी। इस वीडियो में कवर करेंगे एमिड फर्स्ट एग्जाम के लिए थर्ड पेपर है ये रिसर्च का। रिसर्च इन एजुकेशन जनरल पर्सपेक्टिव का ये पेपर हो जाता है, जिसमें आज हम सेकेंड यूनिट को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम यूनिट सेकेंड का पूरा सिलेबस देख लेते हैं। इसमें मेनली ये जो यूनिट है वो डील करती है डेवलपिंग अजम्पशन एंड हाइपोथेसिस से। तो इसमें पहला टॉपिक जो आता है वो अजम्पशंस का आता है, देन पोस्टुलेट्स की बात की गई है, फिर हाइपोथेसिस के नेचर टाइप्स की बात की गई है, इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग और टाइप्स ऑफ एरर की बात की गई है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। तो ये रही हमारी यूनिट सेकेंड। इसके सबसे पहले यहाँ पर पीवाईक्यूज़ दिए गए हैं आपको, जो कि पीवाईक्यूज़ रेपिटेटिवली पूछे गए हैं और ये इन्हीं सारी टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो कि जिनका आंसर्स आपको आगे चल के मिल जाएगा। इसमें टोटल 15 स्लाइड्स हैं, जिसमें हम पूरी यूनिट को कवर करेंगे। इन तीनों चारों टॉपिक्स को उसमें कवर कर लिया जाएगा। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर आता है अजम्पशंस का। अजम्पशंस का मतलब हो जाता है कि हम अपने मन में कुछ सोच ले रहे हैं, कोई स्टेटमेंट ऐसा जो हमने बोल दिया है, जनरल बिलीव्स के बेसिस पर बोल दिया है, उसके लिए कोई जो है प्रूफ नहीं दिया है हमने, उसको किसी भी तरह से हमने जो है साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है वो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया कि जैसे बच्चों को आइसक्रीम खाना पसंद है, ये एक स्टेटमेंट दी गई। इसमें हमने किसी भी तरह का साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया है, कोई भी एविडेंस नहीं प्रेजेंट किया गया है। देन अजम्पशंस की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, जिसमें बताया गया कि अजम्पशन इज द एक्ट ऑफ टेकिंग फॉर ग्रांटेड और सपोजिंग आ थिंग विदाउट प्रूफ। तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, उसको जो है मनमाने तरीके से यूज़ किया जाता है, या फिर विदाउट प्रूफ कोई स्टेटमेंट दे दिया जाता है। देन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई गई। अजम्पशंस में किसी भी तरह का लॉजिक नहीं होता है, ये जो है बिफोर वैलिड जो है आर्गुमेंट के पहले प्रेजेंट किए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हो जाता है कि अजम्पशन जो है वो हमारे इनसाइट्स पर जो है डिपेंड करते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करते हैं। इनके लिए किसी भी तरह की डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी यहाँ पर एविडेंस नहीं प्रेजेंट किया जाता है। रोल ऑफ अजम्पशन इन फ्रेमिंग हाइपोथेसिस। अजम्पशंस का क्या रोल होता है हाइपोथेसिस को फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए? तो स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कई सारे अजम्पशंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अजम्पशंस का रोल हो जाता है कि अगर हम किसी भी तरह से लेवल ऑफ मेजरमेंट कर रहे हैं वेरिएबल्स का, तो वहाँ पर हमें अजम्पशंस की ज़रूरत होगी। मेथड ऑफ सैम्पलिंग कौन सा यूज़ किया जा रहा है, शेप ऑफ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, नॉर्मली है, बेल शेप्ड है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी अजम्पशन की ज़रूरत होती है, और सैम्पल साइज डिसाइड करने के लिए भी अजम्पशन की ज़रूरत होती है। इसलिए द स्पेसिफिक अजम्पशंस मे वेरी। स्पेसिफिक अजम्पशंस जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं टेस्ट पर या कंडीशन ऑफ टेस्टिंग पर। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्टुलेट्स की बात की गई है। पोस्टुलेट्स का मतलब हो जाता है कि ऐसे स्टेटमेंट जिनको हम ये मान लेते हैं, हमारे ये पर्सनल बिलीव्स होते हैं कि वो सही हैं। मतलब कि ऐसे स्टेटमेंट जिनको हमने खुद मान रखा है कि ये स्वयं सिद्ध हैं, इनको किसी भी तरह की एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो पोस्टुलेट्स जो है एक तरह से अजम्पशंस होते हैं जिनको ट्रूली सिंपली हम ट्रू मान लेते हैं एक आर्गुमेंट के लिए, जबकि ये ट्रू हो सकते हैं और ट्रू नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हमारे वर्किंग बिलीव्स होते हैं जिनको हमने किसी भी तरह से जो है प्रूफ नहीं किया होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाते हैं यहाँ पर आर्गुमेंट के, ये प्रूवन नहीं होते हैं, पहले से इनको प्रूव नहीं किया जा चुका होता है, और सिंपली फेस वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। रोल ऑफ पोस्टुलेट्स की बात करें कि हाइपोथेसिस में इसका क्या रोल होता है, तो पोस्टुलेट्स फंडामेंटल बिलीव्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथन करते हैं हमारी साइंटिफिक एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट रोल हो जाता है पोस्टुलेट्स का कि ये एक स्टेटमेंट होते हैं जिनके थ्रू हम अज्यूम करते हैं कि किसी भी तरह की जो है इन्हें प्रूव की ज़रूरत नहीं है। एक पोस्टुलेट्स जो होता है वो एक तरह से एक अजम्पशन हो जाता है जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस की मतलब हो जाता है यहाँ पर परिकल्पना। तो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस है वो दो वर्ड से लेकर बना होता है, हाइपो प्लस थेसिस। हाइपो का मतलब होता है टेंटेटिव, थेसिस का मतलब है स्टेटमेंट। तो हाइपोथेसिस का मतलब हो जाता है कि ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसका हम यूज़ करते हैं एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेंटेटिव स्टेटमेंट एक रिसर्चर के द्वारा दिया जाता है उसको ही हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस जो है एक तरह से एक प्रिपोजिशन हो जाता है जिसको हम आगे चलकर टेस्ट करेंगे। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार इसकी डेफिनेशन प्रेजेंट की गई, जिसमें उसमें बताया गया है कि ये पहले से सिद्ध नहीं होते हैं, प्रूव्ड नहीं होते हैं, इनको हम अज्यूम करते हैं एक पर्पज़ के लिए, एक आर्गुमेंट के लिए, और देन उस पर वर्क करके उसको प्रूव करते हैं। हाइपोथेसिस का अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो अगर आप डेली एक एप्पल खा रहे हैं तो ये अज्यूम कर लिया जाता है, ये हाइपोथेसिस बना ली जाती है कि आपको वो डॉक्टर से दूर रखेगा। इसमें हमने किसी भी तरह का अभी जो है प्रूव नहीं दिया है, लेकिन हम इसको आगे चलकर सिद्ध करने वाले हैं थ्रू द डेटा, थ्रू द एनालिसिस, थ्रू द वेरिएबल्स।
तो इसके थ्रू हम इसको सिद्ध करेंगे। हाइपोथेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें स्पेसिफिसिटी होती है, मतलब कि ये स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड होता है या स्पेसिफिक जो है फील्ड ऑफ वर्क से रिलेटेड होगा। कंसिस्टेंसी रहती है इसमें, टेस्टेबिलिटी होती है क्योंकि हम इसको आगे चलकर प्रूव करने वाले होते हैं। सिंप्लिसिटी होती है हाइपोथेसिस में, सिंपल वर्ड्स में इसको लिखा जाएगा और सिंपल फॉर्म में ये प्रेजेंट की जाती है। और इसमें ऑब्जेक्टिविटी रहती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यहाँ पर एक अच्छे हाइपोथेसिस के लिए। तो एक अच्छे हाइपोथेसिस के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसमें वेरीफिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि उसको हम वेरीफाई कर सकें, प्रैक्टिकली प्रूव कर सकें। देन नेक्स्ट यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट होना चाहिए, यानी कि ये एक वाइड रेंज में इंडिविजुअल्स को या एक इंस्टीट्यूशंस को जो है इम्पैक्ट डाल सके हमारी जो हाइपोथेसिस है जिसको हम प्रूव करने वाले हैं। देन क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर वर्ड्स में और प्रिसाइजली इसको मेंशन किया जाना चाहिए। परपोजिशननेस होनी चाहिए, मतलब कि ये एक पर्टिकुलर पर्पस से रिलेटेड होनी चाहिए। रिसर्च वर्कर को चाहिए कि इसके पर्पस से वो फुल्ली अवेयर हों। देन यहाँ पर रिलेवेंस होनी चाहिए प्रॉब्लम के साथ में हाइपोथेसिस की। तो हमारी हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जो हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, आगे चल के उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट कर सके। देन मिनिमम इंटरफेरेंस भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है, यानी कि ऐसी हाइपोथेसिस को फ्रेम करना चाहिए जिसका अदर एक्टिविटीज़ के साथ में कोई इंटरफेरेंस ना हो। इकोनॉमिकल भी होना चाहिए हाइपोथेसिस को, यानी कि उसमें कम मनी और कम टाइम लगना चाहिए। द नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाती है इन अकॉर्डेंस विद द रिसर्च वर्कर्स एबिलिटीज़। तो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस फ्रेम की जानी चाहिए वो रिसर्च वर्कर की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। देन यहाँ पर सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, सोर्सेज असिस्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जो एक रिसर्च वर्कर को हेल्प कर सकते हैं कि वो हाइपोथेसिस को फ्रेम कर सकें। तो उनका जो अपना एक्सपीरियंस होता है, यानी कि उन्होंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर कौन कौन सी चीज़ों को जो है गेन किया है, वो उनका एक्सपीरियंस इसमें मैटर करता है हाइपोथेसिस को फ्रेम करने के लिए। उनकी अपनी इंसाइट, तो इंडिविजुअल की जो इंसाइट है वो कितनी जो है सही है, कितना वो सपोज कर पा रहे हैं, कितना जो है फैक्टर्स के बारे में सोच पा रहे हैं, उससे जो है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। देन क्रिएटिव इमेजिनेशन, तो एक आइडियली जो डील करने की क्षमता रहती है कि हम कितना जो है सपोज कर पा रहे हैं, चीज़ों को कितना इमेजिन कर पा रहे हैं, वो हमारे इंसाइट और एक्सपीरियंस पे ही चीज़ें डिपेंड करती हैं। इससे एक अच्छी हाइपोथेसिस बनाने में रिसर्चर को हेल्प मिलती है। देन यहाँ पर एकेडमिक लिटरेचर हो जाता है, इसमें एम्पेरिकल एविडेंसेस भी होते हैं और फॉर्मल एविडेंसेस भी होते हैं। तो एकेडमिक लिटरेचर का भी जो है ज्ञान करके यहाँ पर रिसर्चर हाइपोथेसिस को फ्रेम कर सकता है। देन डिस्कशन इसका नेक्स्ट सोर्स आ जाता है। डिस्कशन का सेंस ये हो जाता है कि जो मेजर सोर्सेज होते हैं उनको हम अपने साथ के वर्कर्स के साथ में डिस्कस कर लेते हैं, तब जाके वो एक तरह से हमारे लिए सोर्स का काम करता है कि इससे हम कैसे इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए हाइपोथेसिस या पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम करें। देन यहाँ पर आ जाता है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है, जिसमें इस तरह से कैटेगराइज किया गया है हाइपोथेसिस को कई सारे पार्ट्स में, उनके सब पार्ट्स भी हैं यहाँ पर। सबसे पहला यहाँ पर है नल हाइपोथेसिस, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसके दो पार्ट्स हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। फिर सिंपल और कॉम्प्लेक्स आ जाता है, फिर एसोसिएटिव एंड कॉजल हाइपोथेसिस है, इसके बाद वर्किंग हाइपोथेसिस और डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। तो इस तरह से यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस का मतलब हो जाता है कि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट होती है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं होता है, यानी कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको एच नॉट से प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका नल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल हो जाता है कि लाइट का, प्रकाश का पौधों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लाइट और पौधों, इसमें कोई भी जो है रिलेशनशिप नहीं दिखाया गया है। देन अल्टरनेटिव नेक्स्ट हाइपोथेसिस होती है, इसमें ये मतलब हो जाता है कि जो दो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में कोई एक जो है रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप दर्शाया जाता है, और इसमें जो है चेंज करने पे एक एक वेरिएबल में चेंज करने में दूसरे में यहाँ पर इफेक्ट देखा जाता है, यानी कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे जो है इफेक्ट दिखता है। इसको प्रेजेंट करते हैं H1 से। इसका एग्जांपल देखते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। तो लाइट का इफेक्ट अगर हम प्लांट की ग्रोथ पर देखना चाह रहे हैं तो ऑफकोर्स वो पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइट में और प्लांट की ग्रोथ में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लाइट कम कर देंगे, यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी पौधों को, तो उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, उनका डेवलपमेंट कम हो जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। देन
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के दो पार्ट्स हो जाते हैं। पहला है यहाँ पर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो रिलेशनशिप या तो पॉजिटिव फॉर्म में हो सकता है, नेगेटिव फॉर्म में हो जाता है, या ग्रेटर देन या लेस देन के फॉर्म में होगा। तो इस तरह से ये कह सकते हैं लाइट वाले एग्जाम्पल के लिए कि लाइट जो है प्लांट की ग्रोथ पर पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है, तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गई। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब हो जाता है कि ये अनप्रिडिक्टेबल होती है, इसमें हम रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाता है कि शुगर इंटेक इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, लेकिन ये किस फॉर्म में कर रहा है, कितना कर रहा है, या किस वे में कर रहा है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस नेक्स्ट आता है। सिंपल हाइपोथेसिस का मतलब हो जाता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का यहाँ पर रिलेशनशिप सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में देखा जाता है। तो एक ही वेरिएबल है डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिनके बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप को देखा जाएगा। इसको हम सिंपल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल हो जाता है कि अगर हम ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमारा वेट लॉस जल्दी होगा। तो ये इसका एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो इसमें दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में उनमें रिलेशनशिप देखा जाता है। तो अगर हम ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ को वेट लॉस में भी हेल्प करता है, ग्लोइंग स्किन भी देता है और कई सारी बीमारियों से बचाता है। तो इस तरह से यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिनका डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम रिलेशनशिप इफेक्ट देख रहे हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट हाइपोथेसिस है एसोसिएटिव या कॉजल हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस का सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर जो है हम एसोसिएटिव रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, कि वो जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या निगेटिवली एसोसिएटेड है। देन कॉजल हाइपोथेसिस जो है, इसमें हम कॉज और इफेक्ट का इंटरेक्शन देखते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, कि कॉज और इफेक्ट क्या आ रहा है उन वेरिएबल्स के बीच में। तो अगर लॉन्ग टाइम यहाँ पर अल्कोहल कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसके लीवर डैमेज की जो है समस्या आ सकती है। तो ये एक तरह से यहाँ पर कॉजल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल हो जाता है। देन वर्किंग हाइपोथेसिस का जो है मीनिंग देखेंगे। ये सब्जेक्ट जो है मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, डेटा इनसफिशिएंट रहता है। इसका एग्जांपल देखना चाहें तो मिल्क कॉज करता है पिंपल्स को। इसका हमें कोई अभी प्रॉपर डेटा नहीं दिया गया है, इनसफिशिएंट डेटा है यहाँ पर। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ये वर्किंग हाइपोथेसिस का काम कर रहा है। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस को देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो है प्रिपोजिशन में डिस्क्राइब किया जाता है चीज़ों को, उसकी एग्जिस्टेंस को, उसके साइज़ को, फॉर्म को, डिस्ट्रीब्यूशन को वेरिएबल्स के बीच में। ये दो तरह की हो सकती है। रिलेशनल हाइपोथेसिस दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप को दिखाती है। फॉर्मलाइज्ड हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो वो कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को दिखाती है यहाँ पर। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब हो जाता है कि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स हैं हाइपोथेसिस को फॉर्म करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है यहाँ पर सेट अप अ हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस को सबसे पहले सेट करना पड़ता है। देन उसके लिए सेटअप करना पड़ता है सुटेबल सिग्निफिकेंस लेवल को। टेस्ट स्टैटिक्स का देन स्टेप आता है। देन उसके बाद कंपटीशन की जाती है, उसके बाद लास्ट में डिसीजन किया जाता है। तो एक हाइपोथेसिस को फॉर्म करने के लिए कई सारे रिसर्च डिज़ाइन होते हैं जिनको देखा जाता है। इनके लिए जो है एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स को देखते हैं यहाँ पर रिसर्चर, उनको कंपेयर करते हैं दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में, उनके पार्टिसिपेंट्स के बीच में, तब जाके जो है रिसर्च आउटकम पे आते हैं। तो इस तरह से ये स्टेप्स हैं यहाँ पर हाइपोथेसिस को फॉर्म करने के लिए। इन सारे स्टेप को यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। सबसे पहला यहाँ पर स्टेप है सेटअप अ हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम एक हाइपोथेसिस को फ्रेम करेंगे, वो नल हाइपोथेसिस होगी। उसके बाद उसको टेस्टिंग की जाती है और फर्दर जो है देखा जाता है कि अगर नल हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेटअप करेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तभी जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाएगी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर होता है सेटअप सुटेबल सिग्निफिकेंस लेवल्स। तो सिग्निफिकेंस लेवल को सेटअप करने के लिए यहाँ पर नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड ये सिग्निफिकेंस लेवल होता है और इसके लिए यहाँ पर इसको अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है। इसमें साइज ऑफ रिजेक्शन को ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेप इसमें हो जाता है टेस्ट स्टैटिक्स का। टेस्ट स्टैटिक्स का मतलब हो जाता है कि इस स्टेप को सेलेक्ट किया जाता है सुटेबल स्टैटिक्स टेस्ट को जो है सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर टेस्ट एनालिसिस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें टाइप, नंबर और लेवल ऑफ डेटा को देखा जाता है स्टैटिक्स टेस्ट के थ्रू, और इसमें मीन और प्रोपोर्शन को जो है हम सेलेक्ट करते हैं कि जिससे ज़्यादा अच्छा जो है रिज़ल्ट
लिया जा सकता है इस स्टडी का। इसके बाद यहाँ पर कंपटीशन का काम आता है नेक्स्ट स्टेप में, डूइंग कंपटीशन। तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो रिसर्चर है वो टेस्ट को जो है परफॉर्म कर रहा है, डिफरेंट कैलकुलेशंस को कर रहा है, और उसके थ्रू रैंडम सैंपल का जो साइज़ है वो यहाँ पर n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें स्टैंडर्ड कंपटीशन को भी, स्टैंडर्ड एरर्स को भी कंप्यूट कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये कंपटीशन का जो है स्टेप आता है, जिसमें एक रिसर्चर कंप्यूट करता है सैंपल साइज़ को, और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड एरर को भी कंप्यूट कर लेता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप इसमें हो जाता है डिसीजन मेकिंग का। तो ये लास्ट स्टेप जो है इसमें रिसर्चर देखता है कि क्या डिसीजन लेना है, अब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन क्रिटिकल वैल्यू आती है तो यहाँ पर टेस्ट स्टैटिक जो होती है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, यानी कि नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन होती है हमारी क्रिटिकल वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जनरली यहाँ पर जो 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होती है उसमें अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 होती है। इस तरह से टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट की बात करते हैं। तो हाइपोथेसिस को फ्रेम कर लिया, अब उसको टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल साइज़ उसको कैटेगराइज़ किया गया है, 2 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज़ किया गया है। एक हो जाता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर स्मॉल सैम्पल साइज़ अगर है तो उसमें टी टेस्ट और एफ टेस्ट लगते हैं। अगर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैम्पल यूज़ किया जा रहा है, बड़े सैम्पल साइज़ के लिए है, तो यहाँ पर जेड टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ किया जाता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स को कैटेगराइज़ किया गया है हाइपोथेसिस टेस्ट को। इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आते हैं, इनको हम डिटेलिंग में देखेंगे यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट को अगर हम देखते हैं सैम्पल साइज़ के बेसिस पर, और सैम्पल साइज़ अगर लेस देन 30 होता है तो उसमें 2 तरह के टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, टी टेस्ट और एफ टेस्ट। टी टेस्ट जो होता है उसमें सैम्पल साइज़ लेस देन 30 होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें डेटा होता है, और इसमें जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है इसको, जिसको हम स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कंपेयर किया जाता है 2 मीन्स के सैंपल को एक पॉपुलेशन के साथ में, 1 टेल्ड या 2 टेल्ड टेस्ट ये हो सकता है। तो ये टेस्ट मैं आपको बहुत डिटेलिंग में बता रही हूँ, इतना आपको यूजीसी नेट या किसी और जो है जॉब के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वैकेंसीज़ में, इतना डिटेलिंग में आप में नहीं आता है। पर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें अगर डिटेल में पूछी जा रही हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, इनको आप डिटेल में वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। एफ टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें भी सैम्पल साइज़ जो होगा वो लेस देन 30 होगा, तभी एफ टेस्ट लगाएंगे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। आर.एफ. फिशर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे। एफ टेस्ट जो होता है वो मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स और मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप्स के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे। इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो जो है अनोवा के थ्रू की जाती है। सैम्पल साइज़ आपको जैसा कि बताया गया कि लेस देन 30 होगा इसमें, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कि बेल्ट सेव्ड इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पॉपुलेशन वेरिएंस इसमें होता है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको कहते हैं। देन यहाँ पर आ जाता है कि इसमें कंपेयर किया जाता है 2 सैंपल को एक पॉपुलेशन के साथ में, और इसमें 1 टेल्ड या 2 टेल्ड टेस्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एफ टेस्ट है। एफ टेस्ट का एक फॉर्मूला हो जाता है टी स्क्वायर इक्वल टू एफ, इसीलिए इसको कहा जाता है यहाँ पर मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप और मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। इसी को जो है एफ रेशियो के नाम से जानते हैं हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे आते हैं जिसमें सैम्पल साइज़ लार्ज होगा, मोर देन 30 होगा अगर सैम्पल साइज़, तो उसमें हम जेड टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। जेड टेस्ट जो होता है वो आर.एफ. फिशर ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इसमें सैम्पल साइज़ जो है मोर देन 30 होगा, बेल शेप्ड कर्व रहता है इसमें। पॉपुलेशन वेरिएंस जो होगा उसको स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से भी जाना जाता है। जेड जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जेड स्कोर के भी नाम से इसको जानते हैं। ऑब्जर्वेशन जो होंगे इसमें वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। जेड का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि मीन ऑफ सैम्पल यानी कि एक्स माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर यानी कि सिग्मा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि सिंबल के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आता है काई स्क्वायर टेस्ट, जिसको इस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स स्क्वायर टी के फॉर्म में। कार्ल पियर्सन ने इसको 1900 में दिया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद इसे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें मेज़र किया जाता है कंसिस्टेंसी ऑफ सैम्पल्स को विद इन द पॉपुलेशन। इसको जो है हम इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। फ्रिक्वेंसीज़ यहाँ पर जो होती हैं वो एटलीस्ट 50 होंगी, तो यानी कि मोर देन 30 सैम्पल साइज़ होगा तभी जो है काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं टेस्ट के, उसमें टेस्ट पॉपुलेशन वेरिएंस जो है एक सैम्पल साइज़ जो है स्मॉल सैम्पल साइज़ से स्मॉल वेरिएशन के बीच में रहता है।
पॉजिटिवली सिक्योर्ड होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद यहाँ पर जो है आ जाता है कि ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्ट को टाइप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर, यानी कि पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दो तरीके होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ पर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर पीक पॉइंट पे प्लेटो आ जाता है, और इसमें जो वेरिएबल्स होंगे, वेरियांस होंगे, वो होमोजीनियस होते हैं, यानी कि एक तरीके के होते हैं। स्केल ऑफ मेजरमेंट का जो यूज़ किया जाता है इसमें वो इंटरवल और रेशियो स्केल होती है, जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें। ऑब्जर्वेशन नीड टू इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के लिए फ्री रहती है। मीन इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन को मेज़र किया जाता है यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस को। यहाँ पर जो कैलकुलेशन होती है उसको कंप्यूट करने के लिए पैरामेट्रिक टेक्निक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होती है उसको जो है कैलकुलेशन उसको कंप्यूट करने के लिए। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पाई स्क्वायर टेस्ट भी इसमें आता है। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वेरियांस जो है वो हेट्रोजीनियस होता है, अलग अलग तरीके के यूज़ किए जाते हैं। मेज़र किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट अगर हम इसमें देखें तो इसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल का यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिक यहाँ पर कैलकुलेशन होती है। मीडियन के थ्रू इसका जो है मीडियन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इसमें यूज़ किया जाता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। देन ये सिंपल टू कैलकुलेट, इजी टू कैलकुलेट होती है, सिंपली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। देन यहाँ पर एरर्स आ जाती हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। तो दो तरह की इसमें एरर हो सकती हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर का मतलब हो जाता है कि जब नल हाइपोथेसिस सही हो और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, तो उसको टाइप 1 एरर कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाता है कि अगर कोई पेशेंट है, उसको कोई डिसीज़ है और उसमें जो है उस पेशेंट में वो डिसीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही है और उस टेस्ट में आ रहा है कि उस पेशेंट में डिसीज़ है, तो इसका मतलब होता है कि ये टाइप 1 एरर है। यानी कि वो पर्सन जिसमें कोई भी डिसीज़ नहीं थी, उसमें बताया जा रहा है कि कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है, तो ये टाइप 1 एरर हो जाती है। टाइप 2 एरर का मतलब हो जाता है कि जब कोई एरर है और उसके बावजूद हम नल हाइपोथेसिस को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसको जो है टाइप 2 एरर कहते हैं। यानी कि जब हाइपोथेसिस हमारी नल हाइपोथेसिस जब हमारी फॉल्स है, तब हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो टाइप 2 एरर हो गई। यहाँ पर हो जाता है कि एक ब्लड टेस्ट जैसे है, वो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, जिस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, उसी को नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है, फेल है उसमें, तो उसको टाइप 2 एरर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कई बार ये जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। टाइप 1 एरर वो होती है कि जब नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू थी और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, और टाइप 2 एरर वो होती है जिसमें नल हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स थी और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब वो टाइप 2 एरर हो जाएगी। इस तरह से ये टॉपिक हमारा यहीं पर एंड होता है। थैंक यू एवरीवन।